नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी की 10वीं कक्षा की किताब लोकतांत्रिक राजनीति उसके एक बहुत ज़रूरी हिस्से पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये अंश जो हैं ये भारत में लैंगिक असमानता पर हैं, मतलब महिलाओं और पुरुषों के बीच जो बराबरी नहीं है उस मुद्दे पर। हाँ, ये काफी अहम मुद्दा है। इन स्रोतों को जब हम देखते हैं तो एक बात तो साफ है कि आज़ादी के बाद सुधार तो हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बदला नहीं, महिलाओं की स्थिति में फर्क आया है। जी, कुछ प्रगति जो हुई है। लेकिन वो अब भी कई मायनों में पुरुषों से पीछे हैं, काफी पीछे। तो आज जो हम बात कर रहे हैं उसका मकसद यही है कि इस टेक्स्ट से जो मुख्य जानकारी है, जो नजरिया है, उसको निकालें। ताकि एक साफ तस्वीर बन सके। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इसे खोलते हैं थोड़ा। स्रोत सीधे सीधे कहते हैं कि हमारा समाज जो है वो अब भी काफी हद तक पुरुष प्रधान है, मतलब पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक, हाँ। इसका मतलब है एक ऐसा सामाजिक ढांचा जहां पुरुषों को आप कह सकते हैं स्वाभाविक रूप से ज्यादा ताकत, ज्यादा महत्व मिलता है। सही। और इसी सोच की वजह से, जैसा स्रोत बताते हैं, महिलाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं। भेदभाव होता है और यहाँ तक कि उत्पीड़न भी। जी, ये रोज की सच्चाई है कई महिलाओं के लिए। तो सबसे पहले शिक्षा को ही देख लेते हैं। यहाँ पर असमानता बिल्कुल साफ दिखती है। हम्म। किताब में जो आंकड़े दिए हैं वो बताते हैं कि महिलाओं में साक्षरता दर, मतलब पढ़े लिखे होने की दर, वो सिर्फ 54% है। सिर्फ 54? हाँ, और पुरुषों में यही दर 76% है। 76%? तो ये जो 22% का सीधा सीधा अंतर है, ये तो बहुत बड़ा है। ये दिखाता है कि शिक्षा तक पहुंच में ही कितना फर्क है। बिल्कुल। और इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है जो स्रोत बताते हैं कि स्कूल के नतीजों में अगर देखें हाँ। तो लड़कियां अक्सर लड़कों जितना ही अच्छा करती हैं, बल्कि कई बार उनसे बेहतर भी। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी जब बात आती है उच्च शिक्षा की, मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई की, तो वहाँ लड़कियों का अनुपात लड़कों के मुकाबले काफी कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि काबिलियत में कमी नहीं है। बिल्कुल नहीं। कमी है अवसरों में। जो मौके मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। और इसकी वजह वजह क्या बताते हैं स्रोत? स्रोत इशारा करते हैं कि अक्सर जो माता पिता हैं हम्म। उनके पास जो सीमित साधन होते हैं, मतलब पैसा है, ध्यान है, जी। वो उसे लड़कों की शिक्षा पर लगाना ज्यादा जरूरी समझते हैं, बजाय इसके कि बेटे और बेटी दोनों पर बराबर खर्च करें। ये सोच कि लड़के का पढ़ना एक तरह का निवेश है। हाँ, और लड़की की पढ़ाई उतनी जरूरी नहीं। ये सोच आज भी बहुत गहरी है समाज में। और ये आंकड़े शायद उसी सोच का नतीजा दिखाते हैं। बिल्कुल। और ये असर सिर्फ स्कूल कॉलेज तक नहीं रहता। अगर उच्च शिक्षा पूरी हो भी जाए तो भी इसका असर आगे नौकरियों के मौकों पर पड़ता है। मतलब ये शुरुआती फर्क आगे बढ़ता जाता है। जी, बिल्कुल। कम शिक्षा मतलब अक्सर कम तनख्वाह वाली नौकरी या नौकरी ही नहीं मिलना। अच्छा, अब आते हैं अगले अहम पहलू पर, वो है कामकाज और कमाई का क्षेत्र। हम्म। यहाँ मामला और भी पेचीदा हो जाता है। स्रोत बताते हैं कि जिन नौकरियों में तनख्वाह अच्छी है या जिन्हें समाज में ज्यादा इज्जत वाला ऊंचा माना जाता है, जी, महत्वपूर्ण पद। हाँ, उनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है, बहुत ही कम। हाँ, ऊंचे पदों पर, चाहे वो कंपनियों में हो, सरकार में हो, राजनीति में हो, प्रतिनिधित्व कम है। सही। और इसके साथ ही स्रोत एक और बहुत जरूरी बात बताते हैं जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। वो क्या है? वो ये कि एक औसत भारतीय महिला हर दिन एक औसत पुरुष के मुकाबले करीब करीब 1 घंटा ज्यादा काम करती है। 1 घंटा ज्यादा? लेकिन कैसे? ऐसे कि उसके काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अवैतनिक होता है, मतलब ऐसा काम जिसके पैसे नहीं मिलते। अच्छा, जैसे घर का काम? बिल्कुल। घर के सारे काम, खाना बनाना, सफाई, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल, ये सब। हम्म। और क्योंकि इस काम का कोई आर्थिक मूल्य नहीं आंका जाता ना, हम्म। इसलिए अक्सर इसे काम ही नहीं माना जाता, वो महत्व नहीं मिलता। हाँ, किताब में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, फूड फॉर थॉट करके। जी। एक गृहिणी है जो सुबह से रात तक लगी रहती है घर के कामों में, लेकिन कोई बाहर वाला पूछता है या सर्वे में पूछा जाता है तो कहती है मैं काम नहीं करती। हाँ, ये बहुत आम सुनने को मिलता है। ये छोटी सी बात कितना बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगर ये घंटों की मेहनत काम नहीं है तो फिर काम है क्या? सही बात है। क्या काम सिर्फ वो ही है जिसके पैसे मिले? ये हमारी काम की परिभाषा पर ही सवाल है। सही। और अगर हम इसको थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये जो अवैतनिक घरेलू काम है, इसके मूल्यांकन का सवाल खड़ा होता है। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा समाज
इस अदृश्य मेहनत को कैसे देखता है, क्या महत्व देता है। और जब बात आती है वेतन वाले काम की, तो स्रोत बताते हैं कि वहां भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा। एक कानून है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये कानून कहता है कि अगर एक पुरुष और एक महिला एक जैसा काम कर रहे हैं, बिल्कुल एक जैसा, तो उन्हें तनख्वाह भी बराबर मिलनी चाहिए। सिद्धांत तो बहुत अच्छा है। हाँ, सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है, लेकिन क्या ये असल में होता है? स्रोत इस बारे में एकदम साफ है। वो बताते हैं कि कानून तो है, पर हकीकत ये है कि लगभग हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में? हाँ, लगभग हर क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन मिलता है। चाहे वो खेल का मैदान हो, या फिल्में हो, या फैक्ट्री हो, या खेत में मजदूरी हो। मतलब काम वही पर पैसे कम? जी, अक्सर एक ही काम करने वाले पुरुष को ज्यादा पैसे मिलते हैं, महिलाओं को कम। ये दिखाता है कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं होता। जब तक इस सामाजिक सोच ना बदले और उसे लागू करने का तरीका मजबूत ना हो। बिल्कुल। स्रोत सीधे तौर पर कारण नहीं बताते, पर अंदाजा यही है कि महिलाओं के काम को कम आंकने की सोच और शायद कानून को ठीक से लागू न करना ये वजह हो सकती हैं। ये वाकई चिंता की बात है कि कानून के बावजूद ये हाल है। हाँ। अच्छा, शिक्षा और रोजगार के बाद अब जरा कुछ और गंभीर सामाजिक मुद्दों और सुरक्षा की बात करें। जी। स्रोत कुछ और भी परेशान करने वाले तथ्यों की ओर इशारा करते हैं। जैसे एक है लिंग चयनित गर्भपात, मतलब सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन। हाँ, ये बहुत ही गंभीर मसला है। समाज में बेटों की चाहत इतनी ज्यादा है बेटियों के मुकाबले कि कुछ लोग जन्म से पहले ही लिंग पता करके बच्चियों को गर्भ में ही मार देते हैं। और इसका नतीजा बहुत खतरनाक है। इसका सीधा असर पड़ता है देश के बाल लिंगानुपात पर। बाल लिंगानुपात मतलब 0 से 6 साल की उम्र में प्रति 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं? जी, और स्रोत बताते हैं कि ये अनुपात लगातार गिर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर ये घटकर सिर्फ 919 रह गया है। 919 प्रति 1000। जी, ये आंकड़ा ही अपने आप में चिंताजनक है। बहुत। लेकिन स्रोत में एक नक्शे का भी जिक्र है। वो दिखाता है कि भारत के कई हिस्सों में हालत इससे भी कहीं ज्यादा खराब है। अच्छा। हाँ, कुछ राज्यों में तो ये अनुपात गिरकर 850 या कहीं-कहीं तो 800 से भी नीचे चला गया है। 800 से भी नीचे? जी, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये समाज में लड़कियों के प्रति जो गहरा और खतरनाक भेदभाव है, उसका जीता जागता सबूत है। ये दिखाता है कि उन्हें तो जन्म लेने का अधिकार तक नहीं मिल पा रहा। ये सोचना भी मुश्किल है। इसके अलावा स्रोत महिलाओं के खिलाफ जो दूसरे तरह के उत्पीड़न होते हैं, शोषण होता है, हिंसा होती है, उनकी रिपोर्टों का भी जिक्र करते हैं। किताब के अनुसार खासकर जो शहरी इलाके हैं, वो महिलाओं के लिए ज्यादा असुरक्षित होते जा रहे हैं। हाँ, ये तो हम रोज सुनते हैं, देखते हैं। अखबारों में, टीवी पर छेड़छाड़ की खबरें, हमले, ये सब घटनाएं आम होती जा रही हैं। और चिंता की बात यह है, जैसा स्रोत साफ करते हैं, कि ये असुरक्षा सिर्फ घर के बाहर ही नहीं है, सड़कों पर या काम की जगह पर। मतलब महिलाएं अक्सर अपने घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्हें अपने ही घर में मारपीट सहनी पड़ती है, मानसिक उत्पीड़न होता है और कई तरह की घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। अपने ही घर में? जी, ये पहलू इस समस्या की गहराई दिखाता है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा सिर्फ अजनबी नहीं करते, कई बार उनके अपने परिवार वाले ही करते हैं। तो ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं रहा फिर? नहीं, ये सामाजिक मानसिकता का, पारिवारिक ढांचे का और पावर का जो असंतुलन है, उससे भी जुड़ा है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? हमने शिक्षा में असमानता देखी, काम और वेतन में इतना बड़ा फर्क देखा, वो बिना पैसे वाले काम का बोझ देखा, फिर लिंग चयनित गर्भपात जैसी भयानक चीज देखी, और घर के अंदर और बाहर दोनों जगह हिंसा और असुरक्षा का माहौल। ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। और वो तस्वीर ये है कि चाहे हमारे संविधान में, कानूनों में महिलाओं को बराबरी का दर्जा है और कुछ प्रगति हुई भी है, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत अलग है। हाँ, भारतीय महिलाओं को आज भी जिंदगी के लगभग हर मोड़ पर, हर क्षेत्र में बहुत भेदभाव, रुकावटें और चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। बिल्कुल सही। स्रोत में यही दिखाते हैं कि ये सिर्फ कुछ अलग-अलग समस्याएं या आंकड़े नहीं हैं। ये आंकड़े और ये घटनाएं, ये उस गहरी जड़ वाली सामाजिक संरचना और वो जो पितृसत्तात्मक सोच है ना, हाँ, जिसकी बात हमने शुरू में की थी, उसी का नतीजा है। वही सोच इस असमानता को बनाए रखती है, मजबूत करती है। वही सोच कि पुरुषों को स्वाभाविक रूप से ज्यादा महत्व मिलता है, यही कहीं ना कहीं शिक्षा में भेदभाव, काम में असमानता और महिलाओं के प्रति हिंसा की जड़ में है। तो
इन अंशों को पढ़ने से इन मुद्दों की जटिलता समझ आती है। जी बिल्कुल। पता चलता है कि कैसे ये अलग अलग दिखने वाले पहलू, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सब असल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर महिलाओं की स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। तो आज हमने एनसीईआरटी की किताब लोकतांत्रिक राजनीति के इन हिस्सों के जरिए भारत में लैंगिक असमानता के कई अहम पहलुओं पर एक अच्छी विस्तृत चर्चा की। हमने समझने की कोशिश की कि यह समस्या कितनी परतदार और जटिल है। हाँ, हमने देखा कि कैसे शिक्षा तक पहुंच और अवसरों में आज भी कितना बड़ा फर्क है। हमने ये भी समझा कि कैसे काम का जो अवैतनिक बोझ है, खासकर घर के काम का, वो महिलाओं पर एक तरह से दोहरा भार डालता है और साथ ही वेतन वाले कामों में भी उनके साथ भेदभाव होता है। और हमने सामाजिक असुरक्षा और हिंसा के उन पहलुओं पर भी बात की जो उनकी जिंदगी को रोज प्रभावित करते हैं। और इन सबके पीछे, जैसा स्रोत बार बार इशारा करते हैं, वो पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचे की भूमिका साफ दिखती है। बिल्कुल। आज की इस पूरी बात से एक विचार मन में आ रहा है जिस पर शायद हमें और सोचना चाहिए। जी। स्रोत में जिसका जिक्र बार बार हुआ, वो अवैतनिक काम, घर का काम, देखभाल का काम, जो ज्यादातर महिलाएं करती हैं और जिसे हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा समाज अक्सर काम ही नहीं मानता, कोई महत्व नहीं देता। हाँ, वो अदृश्य काम। हाँ, जरा सोचिए, अगर हमारा समाज और हमारी अर्थव्यवस्था सच में इस काम का मूल्यांकन करना शुरू कर दे, इसे भी जीडीपी का हिस्सा माने, राष्ट्रीय आय में गिने, ये बड़ा सवाल है। तो इसके कितने दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। न सिर्फ महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर, उनके सशक्तिकरण पर, बल्कि शायद हमारे समाज की पूरी सोच और बनावट पर भी। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पे यकीनन और खोजबीन और बहस की जरूरत है और गुंजाइश भी है। तो इस जानकारी भरी और सोचने पर मजबूर करने वाली चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।